हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और वो है अध्याय 3, जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। है ना, लंबा चौड़ा सा नाम, लेकिन बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर हमारे बारे में है, यानी कि जनसंख्या के बारे में है। बच्चों, हमने भूगोल की 2 शाखाएं पढ़ी थी। कौन कौन सी शाखाएं थी वो? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और मैंने आपको बताया था कि भूगोल एक गतिशील विषय है और इसके अंतर्गत नई नई शाखाओं का जुड़ाव होता जा रहा है और ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही विशाल है। तो आज हम बात करेंगे मानव भूगोल की एक शाखा के बारे में, जिसका नाम है जनसंख्या भूगोल। तो बच्चों, स्टार्ट करें हमारा चैप्टर नंबर 3 भाग 1 के साथ। बच्चों, आज हम बात करेंगे किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में। किसी देश के निवासी उस देश के वास्तविक धन होते हैं। किसी देश के लिए उसके निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। उस देश के निवासी वहाँ के संसाधनों का उपयोग करते हैं और वहाँ के लिए नीतियों का निर्धारण भी करते हैं। अंततः किसी देश की पहचान किनसे होती है? वहाँ के नागरिकों से होती है। जी हाँ बच्चों, कहते हैं ना, जैसे नागरिक होते हैं वैसा ही देश होता है। प्रतिवर्ष न जाने कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितनों की मृत्यु होती है, वहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, इन सब के बारे में जानना आज के चैप्टर का उद्देश्य है। यानी कि हम जनसंख्या भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, वर्तमान में जो विश्व की जनसंख्या है, वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार 714 करोड़ को पार कर चुकी है। तो बहुत सारी बातें कर ली हमने जनसंख्या के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट के परिचय के साथ में। बच्चों, हमारा यह इकाई नंबर 2 है, यानी यूनिट 2 के अंतर्गत हम 3 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। हमने यूनिट 1 के अंतर्गत 2 चैप्टर्स को पढ़ा था, मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र और विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। उसी प्रकार बच्चों, इकाई 2 के अंतर्गत आपके पास में 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 3, 4 और 5। ये सब किसका भाग है? यूनिट 2 का भाग है, जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या। यानी ये पूरी की पूरी यूनिट जनसंख्या के बारे में है। यानी कि हम बात करेंगे जनसंख्या भूगोल की। यहाँ पर हम एक नई शाखा का परिचय करेंगे और उसका नाम है जनसंख्या भूगोल। बच्चों, इस यूनिट का जो वेटेज है बोर्ड परीक्षा में, वो कितने अंकों का है? 6 अंकों का है। इसीलिए हमें इस यूनिट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखते बच्चों, जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। चौथा चैप्टर है विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में। और जो 5वां चैप्टर है वो है जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास के बारे में। बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे नए नए शब्द आ रहे हैं, जिसका परिचय हम अतिशीघ्र प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारी यूनिट का परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भूगोल की कितनी शाखाएं थी। भूगोल की हमने 2 शाखाओं के बारे में पढ़ा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। हमने भूगोल को क्या माना? भूगोल को हमने एक वृक्ष माना और इस वृक्ष की 2 शाखाएं थी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। बच्चों, अब आप कक्षा 12 का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, यानी अब भूगोल के विषय में आपकी जानकारी और बढ़ रही है। इसीलिए आपकी जानकारी को बढ़ाते हैं और बताते हैं कि जो मानव भूगोल है उसकी भी बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है बच्चों, जैसे भूगोल की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। उसी प्रकार मानव भूगोल की भी बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन हम यहाँ पर 6 शाखाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे सैन्य भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और नगरीय भूगोल। इसके बारे में हम
थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, ये है आर्थिक भूगोल, यानी हम इस विषय के अंतर्गत अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? आर्थिक भूगोल। उसी प्रकार बच्चों, भूगोल विषय का जो प्रयोग है वो सेना के क्षेत्र में भी होता है, और आपको पता है सेना क्या होती है, और इस भूगोल को हम कहते हैं सैन्य भूगोल। उसी प्रकार बच्चों, जब हम इतिहास के तथ्यों का अध्ययन भूगोल के साथ में करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक भूगोल। उसी प्रकार बच्चों, जब राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन हम भूगोल के प्रदेशों के साथ में कंबाइन करके करते हैं तो क्या कहलाता है? राजनीतिक भूगोल। अगली शाखा है जनसंख्या भूगोल की, यानी हम जनसंख्या संबंधी तत्वों का अध्ययन भूगोल में करते हैं तो एक नई शाखा बन जाती है जनसंख्या भूगोल। और एक और शाखा है नगरीय भूगोल, जिसके अंतर्गत हम नगर और गांव का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं नगरीय भूगोल। तो बच्चों, हमने क्या देखा? मानव भूगोल की कितनी शाखाएं बताई मैंने आपको? यहाँ पर 6 शाखाएं बताई है। वैसे इसके अलावा बहुत सारी शाखाएं हैं, क्योंकि भूगोल कैसा विषय है? गतिशील विषय है। तो हम एक बार प्रारंभ से देख लेते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे विश्व की जनसंख्या के बारे में। विश्व की जनसंख्या यूनिट 2 से संबंधित है, और यूनिट 2 के अंतर्गत 3 चैप्टर आएंगे, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं विश्व जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। अभी चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या और संरचना के बारे में, और 5वें चैप्टर में हम बात करेंगे जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास के बारे में। और इन तीनों चैप्टर का कितना वेटेज है हमारे कोर्स में? अंक 6 का, यानी 6 अंक के प्रश्न उत्तर इससे पूछे जाएंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये यूनिट समझ में आ गई होगी कि हम आने वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। इसके बाद में हमने देखा था कि भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, और हम मानव भूगोल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हमारा जो खंड ए है उसका नाम क्या है? मानव भूगोल के मूल तत्व। तो अब हम मानव भूगोल की बहुत सारी शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जैसे कि आर्थिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और नगरीय भूगोल के बारे में। आज हम इस शाखा का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जनसंख्या भूगोल। जी बच्चों, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत बहुत सारे नवीन शब्द आपके सामने आएंगे। तो हम चैप्टर को प्रारंभ करें इससे पहले कुछ शब्द हैं, उनकी परिभाषाएं जान लेते हैं, ताकि हमारा आने वाला जो चैप्टर है वो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाए और कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास में 6 शब्द हैं। उसमें से पहला शब्द है जनसंख्या के बारे में। क्या अर्थ होता है जनसंख्या का? हो सकता है आपको इसका अर्थ पता हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। किसी देश के निवासियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। जी बच्चों, यदि किसी देश में निवासी रहते हैं और हम उनकी गणना करें तो वो संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। और यदि हम इन शब्दों को तोड़ दें, जन और संख्या, तो भी हमें इसका अर्थ पता चल जाएगा। जनों की संख्या, यानी किसी देश में रह रहे निवासियों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों, जो अगला शब्द है वो है जनसंख्या वितरण का। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? जनसंख्या वितरण का अर्थ है कि किसी स्थान पर कितने लोग रहते हैं। यह जनसंख्या के फैलाव की बात करता है कि किस प्रकार से जनसंख्या का फैलाव है, किसी स्थान पर जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है। तो बच्चों, जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या हुआ कि जनसंख्या धरातल पर किस प्रकार से वितरित है। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है फैलाव, इसके बारे में आपको सोचना है कि इसका अर्थ क्या होगा। जनसंख्या फैलाव की बात कर रहे हैं। जैसे एक तथ्य ये है
कि विश्व के 10% भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर? विश्व के 10% भाग पर कितनी जनसंख्या रहती है? 90% जनसंख्या रहती है ना? अद्भुत तथ्य क्या है कि विश्व के 10% भाग पर विश्व की 90% जनसंख्या का निवास है। ये किसका उदाहरण है? जनसंख्या वितरण का उदाहरण है। तो क्या हुई जनसंख्या वितरण की परिभाषा? कि पृथ्वी पर किस प्रकार जनसंख्या का वितरण है, जनसंख्या का फैलाव है। ठीक है बच्चों, अगले शब्द पर बढ़ते हैं और वो शब्द है जनसंख्या का घनत्व। इसको हम इरेज कर लेते हैं, जनसंख्या के वितरण को। ये देखिए बच्चों, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है, हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, 1 वर्ग किलोमीटर क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर का अर्थ होता है 1 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई वाला जो भूभाग है उसे क्या कहा जाता है? 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये जो भूखंड है इसे हम 1 वर्ग किलोमीटर कहते हैं और 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत, यानी यहाँ पर हम एक इकाई की बात कर रहे हैं, ये एक इकाई है, मापने की इकाई। 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाली जनसंख्या का हम जो मापन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? घनत्व के अंतर्गत करते हैं। तो बच्चों, वितरण शब्द और घनत्व शब्द का समान अर्थ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। वितरण का अर्थ फैलाव से है और केंद्रण से है। इसको हम या तो फैलाव के माध्यम से या फिर केंद्रण के माध्यम से भी बता सकते हैं, जबकि जनसंख्या घनत्व को हम गणितीय माध्यम से आंकते हैं और क्या कहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत मेजर करते हैं, मापते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला शब्द क्या था? जनसंख्या। जनसंख्या का अर्थ है किसी देश के निवासियों की संख्या, जनसंख्या कहलाती है। उसी प्रकार जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है कि किसी स्थान पर जनसंख्या का फैलाव किस प्रकार से है। तीसरा शब्द है जनसंख्या का घनत्व। इसके अंतर्गत हम गणितीय सूत्र का प्रयोग करते हैं और 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को देखते हैं। ठीक है बच्चों, चौथा शब्द है जनसंख्या वृद्धि का। इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये देखिए बच्चों, जनसंख्या वृद्धि। वैसे तो यह शब्द बहुत ही साधारण सा दिखाई देता है, लेकिन इसका भी एक गूढ़ अर्थ है। और क्या है? यदि हम समय के 2 अंतराल की बात करें, जैसे 1901 और 1911 के आंकड़े, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में 1901 में और 1911 में जो वृद्धि हुई है, या तो वो धनात्मक हुई है या फिर वो ऋणात्मक हुई है, वो किसके अंतर्गत आती है? जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आती है। तो इसकी क्या परिभाषा है कि किसी एक क्षेत्र की जनसंख्या समय के विशिष्ट अंतराल के अंतर्गत हुई धनात्मक या ऋणात्मक वृद्धि क्या कहलाएगी? जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। बच्चों, आगे बात करेंगे हम संसाधन की। क्या होते हैं संसाधन? वह प्रत्येक वस्तु जो मानव के उपयोग में आती है, उसके जीवन को आसान बनाती है, क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। और आप कक्षा 6 से संसाधन शब्द की परिभाषा पढ़ते रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा शब्द, और वो है मानव संसाधन। ये बहुत ही उपयोगी शब्द है। यदि हम बात करें भूमि संसाधन की, जल संसाधन की, भूमि, जल, मिट्टी, तो इन सबको संसाधन किसने बनाया? मानव ने बनाया। तो मानव स्वयं भी क्या हुआ? संसाधन हुआ। और एक मानव दूसरे मानव के काम में आता है, और मानव ने ही ये सब कार्य किए हैं, मानव ने ही उत्पादन संबंधी कार्य किए हैं। तो मानव क्या है?
मानव स्वयं भी एक संसाधन है जो इन सब निर्जीव पदार्थों को क्या बना देता है, संसाधन बना देता है। तो बच्चों एक एक करके हम इन सब की परिभाषाओं के बारे में लिखेंगे। तो उठा लीजिए अपना पेन, नोटबुक और बुक और लिखते रहिए मेरे साथ में। देखते बच्चों, जनसंख्या की परिभाषा आपको पता चल चुकी है। क्या है? जनसंख्या किसी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी प्रदेश में, चाहे वो महाद्वीप हो, चाहे वो देश हो, चाहे कोई राज्य हो, यदि हम वहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जब काउंट करते हैं तो वो गणना क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। और जनसंख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम जनसंख्या के वितरण की। जनसंख्या वितरण का तात्पर्य है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर या कौन से भाग पर जनसंख्या का निवास विस्तृत है। यदि हम उदाहरण के लिए बात करें एक तथ्य का, जैसे कि पृथ्वी के 10% भाग पर, पृथ्वी के 10% भाग पर कितने लोग रहते हैं? 90% लोग रहते हैं। और बाकी के 90% भाग पर कितने लोग रहते हैं? 10% लोग रहते हैं। तो ये किस बात का उदाहरण है? जनसंख्या वितरण का उदाहरण है। यानी हम बात करते हैं जनसंख्या के फैलाव की। ठीक है बच्चों, लिखेंगे इसके बारे में। पृथ्वी तल पर जनसंख्या का स्थानिक फैलाव जनसंख्या वितरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। मैंने आपको बताया था कि 1 वर्ग किलोमीटर में, और 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है? इस प्रकार का एक क्षेत्र, 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, ये क्षेत्र कहलाएगा 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो 1 वर्ग किलोमीटर में यानी हम एक निश्चित इकाई की बात करते हैं। इसमें बसने वाले निवासियों की औसत संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। अब बात करेंगे हम संसाधन की। वह प्रत्येक वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है। ठीक है बच्चों, ये तो है इसकी संक्षिप्त परिभाषा। अब देखते हैं इसकी विस्तृत परिभाषा। हमारे परिवेश में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, जैसे कि ये पेन। ठीक है बच्चों, हमारे परिवेश में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में उपयोग की जा सकती हो और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी तकनीक भी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जैसे भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ और वनस्पति। ठीक है बच्चों, तो ये थी संसाधन की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानव संसाधन के बारे में। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है? मानव है। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो स्वयं मानव है। और मानव क्या है? मानव संसाधन है, क्योंकि मानव ने इन सब अनुपयोगी पदार्थों को क्या बना दिया है? उपयोगी बना दिया है। लिखते बच्चों, मानव भूगोल के अध्ययन मानव का केंद्रीय स्थान है, क्योंकि मानव ही अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरणों का उपयोग करता है, उनसे प्रभावित होता है और उनमें परिवर्तन करता है। भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ और वनस्पतियों का उपयोग मनुष्य ही करता है। मानव ही उत्पादन करता है, जैसे कृषि, पशुपालन, निर्माण उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि। ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? आर्थिक क्रियाएं हैं। तथा सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंध और सांस्कृतिक विकास करता है। वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके संस्कृति का निर्माण करता है। इसलिए भूगोलविद्या के लिए पृथ्वी पर मानव का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है।
तो हमने क्या देखा, प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु को मानव ने क्या बनाया है, उपयोगी बनाया है। यदि कोई वस्तु जब तक प्रकृति में विद्यमान है लेकिन मानव ने उसे उपयोग में नहीं लिया है, तब तक वो क्या है, एक प्रकृति प्रदत्त वस्तु है। लेकिन यदि मानव उसे इस्तेमाल में ले लेता है तो वह क्या बन जाती है, संसाधन बन जाती है। इसीलिए बच्चों, मानव में जो सबसे अलग है वो क्या है, उसका मस्तिष्क। इसलिए मानव ने बहुत सारे संसाधनों को बनाया और मानव स्वयं भी क्या है, एक संसाधन है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में पढ़ा, जैसे जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या घनत्व, संसाधन और मानव संसाधन के बारे में। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगले भाग में हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण के बारे में। तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।